नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परकले। मध्य प्रदेश से खाली हो रही राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। सूबे में 26 मार्च को 3 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जबकि उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। क्या है इन तीनों सीटों का सियासी समीकरण और कौन कौन के दावेदार, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा के लिए चुनावी संग्राम। 26 मार्च को 3 सीटों के लिए मतदान। तीसरी सीट के लिए मचेगा घमासान। सूबे में एक बार फिर से चुनावी शोर होने वाला है। हालांकि इस बार वोट जनता को नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधियों को करना है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 26 मार्च को वोटिंग होनी है। राज्यसभा की खाली हो रही 3 सीटों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगर राज्यसभा के लिए वोटिंग की नौबत आई तो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही वोटिंग होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से शुरू हो रहा है और 13 अप्रैल तक चलेगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए जो तारीखें तय की गई हैं, उस लिहाज से 6 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 13 मार्च को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 16 मार्च को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी और 18 मार्च को नाम वापसी का अंतिम दिन है। 26 मार्च को वोटिंग होनी है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि 26 मार्च को ही शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी। आंकड़ों के लिहाज से प्रदेश से राज्यसभा की जो 3 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें 2 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। विधानसभा की जो सीटें खाली हो रही हैं, उनमें कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, बीजेपी से राज्यसभा सांसद प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया के नाम शामिल हैं। सीटों के गणित के लिहाज से दोनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाना तय है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर पेंच फंस सकता है। तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास 56 और बीजेपी के पास 50 विधायक रह जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस को 2 वोट जुटाने होंगे, जबकि बीजेपी को 8 वोट चाहिए होंगे। इसलिए अभी से समीकरण बनाए जा रहे हैं। सिंधिया जी की दावेदारी है या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सिंधिया जी हर चीज के लिए राज्यसभा के लिए कैपेबल हैं, उनको जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए कैपेबल जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मेरी व्यक्तिगत राय ही नहीं, पूरे प्रदेश की इच्छा है कि सिंधिया जी को राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष दोनों में जाना चाहिए। निर्णय लेना हाईकमान का काम है, और डॉक्टर गोविंद सिंह आरोप भाई का नहीं है काम कि किसको राज्यसभा भेजें किसको नहीं भेजें। जो हाईकमान निर्णय लेगा हम लोग 100% पालन करके उसके समर्थन में खड़े होंगे। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लिहाजा वो दोबारा राज्यसभा के लिए समीकरण बिठा रहे हैं, जबकि पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी राज्यसभा में जाने की अटकलें तेज हैं। प्रियंका गांधी का नाम भी सुर्खियों में है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी का नाम मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए फाइनल होता है तो सिंधिया और दिग्विजय में घमासान मचना तय है। इधर बीजेपी में प्रभात झा दोबारा राज्यसभा जाने की बाट जोह रहे हैं। हालांकि उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में मसाजिद कमेटी के भवन का आज लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। वहीं सीएम कमलनाथ ने क्षेत्रीय आतंकवाद पर कहा कि भारत में कोई आतंकी नहीं है। सीएम ने कार्यक्रम में इमाम और मुअज्जिम के वेतन को लेकर भी घोषणा की है। इमाम को अब 5,000 जबकि मुअज्जिम को 4,500 वेतन दिया जाएगा। वहीं सीएम कल धार के देखी जाएंगे। यहां पर सीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। इसके अलावा सिंचाई परियोजना की सौगात भी वे देंगे। हम हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग कोई आतंकवादी नहीं पैदा करते। जो आतंकवादी पैदा होते हैं कश्मीर में, वो भारतीय आतंकवादी नहीं है। हम हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग कोई आतंकवादी नहीं पैदा करते। जो आतंकवादी पैदा होते हैं कश्मीर में, वो भारतीय आतंकवादी नहीं है। अपने देश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है। यही अपने देश की संस्कृति है। हजारों साल पहले से आप इतिहास से गिनिए, चंद्रगुप्त, अशोका, चलते जाइए, क्या संस्कृति। ये हमारी जो सभ्यता है, ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
अजमेर शरीफ के लिए सीएम कमलनाथ ने चादर भेजी है। 808वें उर्स मुबारक के लिए सीएम ने चादर रवाना की है। सीएम ने प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की है। दिग्विजय सिंह ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर रामालय ट्रस्ट बनाने की मांग की थी। आज न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट गठन को लेकर जिस दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है वो निराशाजनक है। वहीं चिट्ठी के मामले में उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उमा भारती की माने तो भोपाल लोकसभा चुनाव में हार के बाद खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयान देते हैं। एक पूरी तरह से राजनीतिक है जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और जो नरसिम्हा राव जी के समय बना था उसमें केवल धर्माचार्य लोग हैं। ये काम धर्माचार्यों का है, ये हक उनका है, उन सेवा करना उनका काम है, उनके द्वारा होना चाहिए। और ये जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग उसमें रखे गए हैं, ये मूल रूप से हमें इससे बचना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह जी की बात आपने कही है, आप इसी से समझ जाइए कि वो भोपाल में कितने ज़्यादा वोटों से हारे हैं। तो वो बेचारे अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। सब नेता कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, इसलिए ये इसके लायक भी नहीं बचे हैं कि मैं इन पर टिप्पणी करूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दिया है। एनजीटी ने अगली सुनवाई तक ग्रीन बेल्ट को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए। भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को ये निर्देश दिए गए। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। दरअसल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के नियमों के तहत ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट एरिया को डेवलप नहीं किया, न कि पेड़ लगाए, जबकि इसे ग्रीन बेल्ट बताकर ये भी कहा गया कि वहां पेड़ लगाए गए हैं। सीनियर वकील सचिन वर्मा ने आरोप लगाया है कि सिर्फ बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट में इस तरह के प्रावधान रखे गए। उन्होंने बताया कि भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, नगर निगम और टीएनसीपी को नोटिस जारी किए गए हैं और ग्रीन बेल्ट को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए। किया है जो EIA रिपोर्ट जो भोपाल स्मार्ट सिटी ने जो बनाई है, उस EIA रिपोर्ट में उस एरिया को एग्जिस्टिंग ट्री वाला एरिया भी बता दिया कि पेड़ जहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप दो बातें बोल रहे हो। एक तो आप ये बोल रहे हो कि ये एरिया जो है ये पार्क है, एक ओपन स्पेस है, ये इस पूरे जो रेसिडेंशियल एरिया जो डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के रूप में उसके लंग्स हैं। एक तरफ तो आप ये बता रहे हो और वहीं आप ये बता रहे हो कि वहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं, जबकि नहीं लगे हैं। जबकि स्टेडियम में और दशहरा मैदान में पेड़ लगने का तो कोई प्रश्न उत्पन्न होता ही नहीं है। और आप ट्रीज जो है वो काट रहे हो और उसका जो कंपनसेटरी प्लांटेशन होना चाहिए वो भी ग्रीन बेल्ट भी नहीं हो सकता जब आपने उसको ग्रीन बेल्ट दिखा दिया, क्योंकि ये प्लांटेशन के लिए उपयुक्त जगह है ही नहीं। नंबर 2 जो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, भोपाल नगर निगम को और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को 3 रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू किए हैं और जब तक उन्होंने अगली तारीख तक ग्रीन बेल्ट के बारे में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो मैंने तो मांगा है कि भाई ये जो EIA रिपोर्ट है वो रीसबमिट कराई जाए। तो इस तरह से तो अभी पूरा प्रोजेक्ट जो है अभी उसी पर संशय है। सीएम कमलनाथ ने मंत्रालय में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कार्ड जारी किए हैं। मध्य प्रदेश अब यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला और यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया। वहीं यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में एक रंग और समान पैटर्न के होंगे। नए कार्ड में वाहन और वाहन चालक से संबंधित सारी जानकारी होगी। सीएम कमलनाथ ने 4 लोगों को टोकन के रूप में कार्ड बांटे हैं। कार्ड में इमरजेंसी नंबर भी होंगे। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अलावा गृह और परिवहन विभाग के सचिव ने भी शिरकत की। सरकार ने 2019 में समस्त राज्यों में गाइडलाइन बनाई थी कि यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड जारी किए जाएं जिनका प्रारूप पूरे भारत में एक सा रहेगा। मुझे खुशी है बताते हुए कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां यूनिफाइड ड्राइविंग पंजीयन रजिस्ट्रेशन में हमारा पहला राज्य बना हुआ है
और ड्राइविंग लाइसेंस देने में हम यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस में देश का दूसरा राज्य बने हैं। उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा। विधायक निधि की राशि निजी स्कूल, ट्रस्ट और समाजसेवी संस्थाओं को न देने के आदेश का पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने स्वागत किया है। यह आदेश योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने दिया है। पशुपालन मंत्री का कहना है कि इस आदेश से राशि के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और आम जनता के विकास कार्यों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। एक्चुअल में होता इसमें ये रहता था कि जो है कभी कभी कुछ विधायक लोग अपने चहितों को ओबलाइज करने के लिए भी ये काम करते थे। तो सरकार की अच्छी पहल है कि कम से कम जो है आम पब्लिक को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए इस पैसे का। इस ओर सरकार ने ये आदेश जारी किया तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है आम जनता के लिए। तो विधायक निधि की राशि निजी स्कूल, ट्रस्ट और समाजसेवी संस्थाओं को न देने के आदेश का पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने स्वागत किया है। यह आदेश योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने दिया है। पशुपालन मंत्री का कहना है कि इस आदेश से राशि के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और आम जनता के विकास कार्यों के लिए ये ज्यादा उपयोगी होगी। और एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साहूकारी अधिनियम में बदलाव करने का फैसला लिया है। 84 साल पुराने कानून में बदलाव की बात कही गई है। सूदखोरों की मनमानी रोकने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद लाइसेंसी साहूकार की ब्याज पर कर्ज दे सकेंगे। ये फैसला अब बेहद आवश्यक भी था जो लिया गया है। दरअसल अभी होता यह है कोई भी ब्याज पर पैसा दे देता है और किसी से भी ब्याज पर पैसा ले लिया जाता है, जिसकी वजह से फिर जो सूदखोर है वे बेहद परेशान करते हैं और उसकी वजह से लोग परेशानी में आत्महत्या तक कर लेते हैं। यही वजह है कि अब ये सर्टिफाइड होगा, ये तय हो गया है कि लाइसेंसी जो साहूकार होंगे वो ही ब्याज दे सकेंगे। अगर इसके इतर कोई ब्याज देता पाया गया तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। साहूकारों द्वारा लूटा ठगा न जाए, मनमाने ब्याज 2 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह और 5 रुपए तक का न लिया जाए, इसलिए कानून बनाकर दर निर्धारित करने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ताकि आम जनता को लूटने का काम बंद हो। पन्ना के पवई विधानसभा इलाके के मोहंद्रा में स्थित सिद्धपीठ माता दांदाई में प्रवेश की सबसे बड़ी गौशाला बनाई गई है। इस संबंध में गौशाला निर्माण की रूपरेखा हेतु पूरे क्षेत्रांचल की बैठक आयोजित की गई। इस गौशाला में 1 लाख गौवंश रखने का मकसद है। यह गौशाला 100 एकड़ में बनेगी तथा 20 करोड़ रुपए जनभागीदारी के माध्यम से खर्च होंगे। हमारे गांव में 10 बोरा से नीचे को किसान है उसका 10 तेला चना। हमारे क्षेत्र की गौएं जो भटक रही हैं उनके लिए क्षेत्र की जनता ने यह मन बनाया है कि दानदाई मंदिर जो मोहंद्रा के समीप है वहाँ करीब 50 एकड़ जमीन शासकीय पड़ी हुई है। बगल में भव्य तालाब बना हुआ है। यहाँ क्षेत्र की जनता ने अपने निजी चंदे से और सहयोग से इसका निर्णय लिया है। जो हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानीय लोग बैठक में आज उपस्थित रहे और इस बैठक को सफल बनाई। इसका आगामी समय जल्दी निर्धारित करके इसका भूमि पूजन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जमीनी स्तर पर सशक्त है। चुनौती क्या लगती है आपको? बड़ी पार्टी है, बड़ा स्टेट है, तो चुनौती बड़ी क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सक्षम और सशक्त है कि यहाँ उसके सामने किसी प्रकार की चुनौती आ जाए तो उसका समाधान भी कर लेता है, उसका सामना भी कर लेता है। माइनिंग को लेकर तो वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार ज्यादा बदनाम थी माइनिंग को लेकर। आरोप कौन लगा रहा है? आरोप उनके मंत्री लगा रहे हैं, आरोप उनके विधायक लगा रहे हैं। तो जब उन्हीं की सरकार के नुमाइंदे जो उनके कैबिनेट के सदस्य वही आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है। सिंधिया जी आपके विरोधी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो आप लोगों की संवेदनाएं बहुत जगती हैं। ये तो बहुत समुद्र है, यहाँ इस समुद्र के अंदर को कोई अगर कूदना चाहता है तो उसका स्वागत है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ पूरी बातचीत देखिए आज रात 9:26 पर सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या लगती है आपको? बड़ी पार्टी है, बड़ा स्टेट है,
तो चुनौती बड़ी क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सक्षम और सशक्त है कि यहाँ उसके सामने किसी प्रकार की चुनौती आ जाए तो उसका समाधान भी कर लेता है, उसका सामना भी कर लेता है। माइनिंग को लेकर तो वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार ज्यादा बदनाम थी माइनिंग को लेकर। आरोप कौन लगा रहा है? आरोप उनके मंत्री लगा रहे हैं, आरोप उनके विधायक लगा रहे हैं। तो जब उन्हीं की सरकार के नुमाइंदे जो उनके कैबिनेट के सदस्य वही आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है। सिंधिया जी आपके विरोधी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो आप लोगों की संवेदनाएं बहुत जगती हैं। ये तो बहुत समुद्र है, यहाँ इस समुद्र के अंदर को कोई अगर कूदना चाहता है तो उसका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में अब बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से और 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। प्रदेश भर में 11 से 12 जिलों में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए। 10वीं और 12वीं की जैसा कि आपको मालूम है कि मार्च में हम लोग परीक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। 2 मार्च से और 3 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होंगी। इस साल लगभग 19,30,000 बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं। जो 10वीं में इस बार जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसमें 11,28,863 बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 12वीं जो हाई सेकेंडरी है उसमें 8,01,864 बच्चे अपीयर हो। जो परीक्षा की तैयारी होना है वो लगभग सभी परीक्षा की तैयारियां हो गई हैं हमारी। खरगोन में अवैध उत्खनन के दौरान बड़ी दुर्घटना सामने आई है। आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें जहां रेत से भरी ट्रॉली को ट्रैक्टर ड्राइवर सड़क पर चढ़ाने की कोशिश करता है। वह बार बार ऐसी कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे उसकी ये कोशिश उसी पर भारी पड़ जाती है और ट्रैक्टर उसके ऊपर पलट जाता है। इस दुर्घटना में ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये 2 तस्वीरें और दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरह से थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है। उज्जैन के मालीपुरा में बारातियों से भरी बस ने साइकिल सवार 12 साल की बच्ची को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब बच्ची फूल लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान बस के अचानक सामने आने से बच्ची घबरा गई और साइकिल सहित गिर गई। बस के अचानक ब्रेक न लगने के कारण बस का पहिया बच्ची पर चढ़ गया। उस पर से लोगों ने बस के नीचे से बच्ची को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया। व्यापम घोटाले के ज्यादातर आरोपी या तो जेल में हैं, सजा काट रखे हैं या फिर फरार चल रखे हैं। लेकिन वहीं दतिया में व्यापम का एक आरोपी मेडिकल कॉलेज में सह अधीक्षक के पद पर बैठकर मलाई खा रहा है, ठाट की जिंदगी बिता रहा है, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और विभाग की कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। बीते 1.5 साल से मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहे अमित यादव के अब बारे में यह बताया जाता है कि जैसे ही उन्हें व्यापम आरोपी होने की खबर लगी, वैसे ही अमित यादव लंबी छुट्टी का आवेदन देकर फरार हो गए। उज्जैन के प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल ने आज एक साथ अपने भक्तों को 5 रूपों में दर्शन दिए। दरअसल उज्जैन में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र मनाई जाती है, जिसमें 9 दिनों तक बाबा महाकाल भक्तों को अलग अलग 9 रूपों में दर्शन देते हैं। लेकिन इन दिनों जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें बाबा महाकाल के 5 मुखौटे के दर्शन एक साथ करने का मौका मिल जाता है। माना जाता है कि जो लोग महाशिवरात्रि पर बाबा के दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें आज बाबा के दर्शन करने से महाशिवरात्रि पर्व का ही पुण्य मिलता है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।